यूक्रेन ने अभी अभी रूस और ईरान के पंख कतर दिए हैं, वो भी किसी भारी भरकम अरबों डॉलर के हथियार से नहीं। उन्होंने ये काम इतनी छोटी चीज से किया है कि उसका नाम ही बुलेट रख दिया। रूस वर्षों से शाहिद ड्रोन पर निर्भर है और सस्ते झुंडों से रक्षा प्रणालियों को अभिभूत कर देता है। हाल ही में ईरान ने वही रणनीति खाड़ी में अपनाई है, जहां उसने जहाजों, बुनियादी ढांचे और अहम आर्थिक जीवन रेखाओं को निशाना बनाया है। इसका नतीजा हर स्तर पर अफरा तफरी रहा है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को कैसे रोकेंगे जो सस्ती है, तेज है और लगातार लहरों में आ रही है। यूक्रेन ने शायद जवाब दे दिया है। उन्होंने खतरे पर ज्यादा खर्च करने के बजाय पूरा समीकरण ही पलट दिया। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो और भी सस्ता है और भी तेज है और खास तौर पर उन ड्रोन को ढूंढकर मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे हम दिखाएंगे कि इस बुलेट ने ईरान को खाड़ी में करोड़ों डॉलर और उसकी साख भी गंवा दी। पहले उस समस्या की बात करें जो ईरान ने शुरू की थी, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। शहीद ड्रोन, जो खाड़ी में बुरा सपना बन चुका है, कोई हाईटेक चमत्कार नहीं है। ये जानबूझकर साधारण बनाया गया है, जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे। ये एक धीमा, नीची उड़ान भरने वाला, मंडराने वाला हथियार है। आप इसे एक छोटे हवाई जहाज की तरह समझ सकते हैं, जिसमें विस्फोटक भरे होते हैं, वो भी सस्ते वाले। हम हजारों सस्ते ड्रोन की बात कर रहे हैं, जिन्हें दुश्मन के खिलाफ झुंड में भेजा जाता है। हर ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर है। और जब आप इन्हें बड़ी संख्या में लॉन्च करते हैं, तो अचानक रक्षक कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, वो एक गणित का सवाल हल कर रहा होता है। स्पॉइलर अलर्ट, ये बुरा सवाल है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह कैसे सामने आता है। यूक्रेन में रूसी सेनाएं लगभग हर रात ईरानी डिजाइन शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, जो अब एकदम साफ पैटर्न बन चुका है। ड्रोन लहरों में आते हैं, अक्सर अंधेरे में, जिससे रक्षा प्रणालियों को घंटों तक सतर्क रहना पड़ता है। भले ही उनमें से ज्यादातर मार गिराए जाएं, कुछ के बच निकलने भर से असली नुकसान हो सकता है। यूक्रेनी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है, जिससे उनकी रक्षा व्यवस्था और महंगी मिसाइलें भी धीरे धीरे खत्म होती हैं और रक्षकों पर मानसिक दबाव भी पड़ता है। अब उसी विचार को ले और उसे पूरे खाड़ी क्षेत्र में लागू करें, लेकिन लक्ष्यों के दायरे को और बड़ा कर दे। अब हम तेल सुविधाओं, शिपिंग लेन और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। अचानक कुछ ही सफल हमले भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं और इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यहीं इस रणनीति की असली ताकत सामने आती है। ईरान को बिल्कुल सटीक निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस इतने ड्रोन चाहिए जो लक्ष्य तक पहुंच जाएं। हर सफल हमला दबाव बढ़ाता है और हर इंटरसेप्शन रक्षक पर खर्च डालता है। यही इस रणनीति का असली दाव है। डिफेंडर जब भी इन ड्रोन को रोकने के लिए महंगी मिसाइलें दागते हैं, ईरान पहले ही जीत रहा होता है। असली मुद्दा यह है कि किस पर ज्यादा खर्च आता है, न कि कौन लक्ष्य को भेदता है। अगर इसे बहुत आसान तरीके से समझें तो इसे ऐसे सोचिए जैसे आप मच्छरों के झुंड को गोली से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ को मार सकते हैं, लेकिन आखिरकार आप अपनी संसाधन उस झुंड की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से खर्च कर रहे हैं। यह असंतुलन समस्या है, क्योंकि आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां ऐसी लड़ाई के लिए नहीं बनी थी। मेरे कहने का मतलब है, आपके पास पैट्रियट, नासाम्स या आइरिस-टी जैसी दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां हैं। इन्हें लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और तेज गति वाले खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सस्ते, धीमे ड्रोन के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा है। आप बस कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी एक बार चलाने की लागत सैकड़ों हजार, कभी कभी $1 मिलियन से भी ज्यादा होती है, ताकि आप ऐसी चीज को नष्ट कर सके जिसकी कीमत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, ये काम करता है, लेकिन लंबे समय तक आर्थिक रूप से संभव नहीं। इसी से दबाव आता है जो यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत में महसूस किया था। वे हर रात इन हमलों का सामना कर रहे हैं और साफ है कि सिर्फ महंगे इंटरसेप्टर पर निर्भर रहना लंबे समय तक नहीं चलेगा। यही हाल अब गल्फ का भी है। चाहे आपके पास कितनी भी ज्यादा धनराशि हो, अगर हमले लगातार होते रहे तो आखिर लागत का हिसाब आप पर भारी पड़ता है। इसलिए सवाल बदल गया। महंगी मिसाइलें मांगने के बजाय यूक्रेन ने एक ज्यादा समझदारी वाला सवाल पूछा, सस्ते का मुकाबला और सस्ते से कैसे करे। यही से बदलाव शुरू होते हैं। अब आती है बुलेट। अगर आप खाड़ी में ड्रोन से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये चीज मदद कर सकती है। ये एक छोटा,
तेज इंटरसेप्टर ड्रोन है जिसे यूक्रेनी कंपनी जनरल चेरेशन्या ने विकसित किया है। इसे सिर्फ शहीद जैसे ड्रोन का पीछा कर हवा में नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह खुद को मार्गदर्शित करने के लिए कैमरों का उपयोग करता है। यह लक्ष्य से टकरा सकता है या उसके पास जाकर विस्फोट कर सकता है ताकि उसे नष्ट किया जा सके। इसमें भारी सिस्टम या जटिल लॉन्च सेटअप की जरूरत नहीं। यह लक्ष्य पर केंद्रित, सरल और सीधा है। इसमें ग्राउंड ऑपरेटरों को रडार या नजर रखने वालों से शुरुआती सूचना मिलती है, फिर वे सेकंडों में लक्ष्य की जानकारी बुलेट को सौंप सकते हैं। ड्रोन अपनी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कैमरा के साथ 600 मीटर तक आगे स्कैन करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। शाहिद को देखते ही कैमरा उस पर लॉक हो जाता है और ऑपरेटर या ड्रोन का लगातार बेहतर होता कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर ड्रोन को सीधे लक्ष्य से टकराने के लिए मोड़ देता है। तेज रडार से कैमरा तक की प्रक्रिया बुलेट को जल्दी लॉन्च कर काम पूरा करने देती है, चाहे हमले रात में लहरों में आए या मौसम खराब हो। किसी विशाल रडार डिश या 10 लाख डॉलर की मिसाइलों की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी टीम, एक साधारण लॉन्चर और एक ड्रोन जो ठीक उसी चीज का शिकार करने के लिए बनाया गया है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था। और यही सादगी इसकी पूरी सोच है। इस डिजाइन में कुछ भी इत्तेफाकन नहीं है। ये सब वापस आकर इसी बात पर टिकता है कि लागत कम रखी जाए, तेजी से निर्माण किया जाए और बिना किसी रुकावट के विस्तार किया जाए। इसी वजह से जहां भी संभव हो 3D प्रिंटेड पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उत्पादन लाइनों को इस तरह से तैयार किया गया है कि मांग बढ़ने पर वे धीमी न होकर तेजी से विस्तार कर सके। निर्माण, रखरखाव व उपयोग से जुड़े फैसले उसी उद्देश्य के लिए होते हैं। लक्ष्य देखने पर उद्देश्य साफ दिखता है। शहीद ड्रोन सामान्यतः 220-250 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, तो बुलेट को उसी उड़ान प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसे वहीं पर उनसे मिलने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि किसी अवास्तविक मानक का पीछा करने के लिए। लेकिन जब ये वहां पहुंचती है तो सिर्फ उनकी बराबरी ही नहीं करती, वहीं से ये आगे निकलना शुरू कर देती है। गोली 310 किमी/घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जो स्थिति बदल देती है। यह तेजी से दूरी कम करती है और वार की स्थिति में रहती है ताकि लक्ष्य को प्रतिक्रिया का समय न मिले। लेकिन इसकी कीमत वाकई चौंकाने वाली है। हर यूनिट की कीमत लगभग $2100 है और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यूक्रेन ने ईरान से ज्यादा खर्च करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने पूरा समीकरण ही बदल दिया। रक्षा में और ज्यादा पैसा डालने के बजाय उन्होंने कम खर्च करके भी जीतने का तरीका ढूंढ लिया। पहले जो नंबरों का खेल उनके खिलाफ था, अब उनके पक्ष में है। रक्षक अब महंगे मिसाइल की जगह सस्ते हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कीमत लक्ष्य से भी कम है। अब शुरुआत में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी तर्क शक्ति को समझते हैं तो ये पूरा युद्ध क्षेत्र बदल देता है। युद्ध की अर्थव्यवस्था अब रक्षक के पक्ष में काम करने लगती है, न कि उनके खिलाफ। और ये सिर्फ कागज पर कोई विचार नहीं है, ये असल में अभी के समय में हो रहा है। यूक्रेन दुनिया में ड्रोन युद्ध के लिए सबसे तीव्र परीक्षण स्थल बन गया है। हर रात नए हमले, तेज बदलाव और कठिन सबक लेकर आती है। ये सिस्टम लैब में नहीं रखे हैं या नियंत्रित परिस्थितियों में परीक्षण नहीं हो रहा है, ये मैदान में है। असली ऑपरेटरों द्वारा लगातार दबाव में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और यही दबाव बहुत प्रभावशाली नतीजे दे रहा है। कुछ इलाकों में बुलेट जैसे इंटरसेप्टर ड्रोन शाहिद ड्रोन को मार गिराने के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्टों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में यह आंकड़ा 70% तक है। यह केवल सुधार नहीं बल्कि एयर डिफेंस के संचालन का तरीका बदल रहा है। सिस्टम शुरू होने पर भी वे नहीं रुके, बल्कि काम और तेज हुआ। इंजीनियरों ने हर हिस्से को लगातार बेहतर और मजबूत बनाया। कैमरे तेज और मार्गदर्शन ज्यादा स्थिर हुआ। रडार, ग्राउंड ऑब्जर्वर व ऑपरेटरों का संबंध भी मजबूत हुआ। हर सुधार एक ही कड़ी को मजबूत कर रहा था। जल्दी पता लगाओ, तेज लॉन्च करो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले दूरी घटाओ। हिस्से जुड़ने पर सिस्टम स्वाभाविक रूप से ज्यादा बहुमुखी हो गया। अब यह रात में भी काम कर सकता था, भीड़भाड़ वाले शहरों की रक्षा कर सकता था और एक बार में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आने वाले ड्रोन से निपट सकता था। और जब आप इस स्तर की विश्वसनीयता तक पहुंच जाते हैं तो बातचीत बदल जाती है। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसे सिर्फ परखा जा रहा हो। ये ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल असली दबाव में असली परिणामों के साथ किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो कुछ भी अब हो रहा है उसका इतना ज्यादा महत्व है। मार्च 2026 तक उसी तरह का ड्रोन खतरा खाड़ी क्षेत्र में भी फैल गया था और यह पैटर्न पहले से जाना पहचाना था। ईरानी ड्रोन पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने लगे और हर हमले ने दबाव की एक नई परत जोड़ दी।
बहरीन में बैप्को रिफाइनरी पर बड़े हमले के कारण उसे बंद करना पड़ा। दुबई में ड्रोन हमले से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन टैंक में आग लगी और संचालन कुछ समय रुका। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए और समुद्र में कई व्यापारी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। कुछ को आग लगने या ढांचागत विफलता के बाद छोड़ना पड़ा। ये सभी घटनाएं एक के बाद एक होती गई। इसका मानवीय नुकसान भी हुआ, जिसमें नाविकों की जान गई और बंदरगाह के कर्मचारी घायल हुए। जब आप थोड़ा दूर से देखते हैं तो असली दबाव का बिंदु साफ नजर आता है। हर चीज होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए वहां कोई भी बाधा ज्यादा देर तक स्थानीय नहीं रहती। इसका असर तुरंत ही बाहर तक फैल जाता है। यही वजह है कि प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है। तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं, शिपिंग लागत बढ़ जाती है और बीमा प्रीमियम भी ऊपर चला जाता है। वहां से इसका असर पूरे सिस्टम में फैलता चला जाता है। ईंधन महंगा हो जाता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत बढ़ जाती है और जल्दी ही उस क्षेत्र से दूर रहने वाले लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर महसूस करने लगते हैं। और इसी तरह यूक्रेन की कहानी भी बहुत सीधे तौर पर इसमें वापस आ जाती है। वे न तो इससे किनारा कर रहे हैं, न ही दूर से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि यह युद्ध दुनिया भर में फैल रहा है और ईरान रूस का सहयोगी है। तो मुझे लगता है कि हम अपने प्रशिक्षकों को भेजने के लिए संसाधन जुटा सकते हैं ताकि वे उन लोगों को प्रशिक्षण दे सकें जो उसी दुश्मन से लड़ रहे हैं। अब 200 से अधिक यूक्रेनी विशेषज्ञ खाड़ी देशों में जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में मौजूद हैं। वे स्थानीय बलों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, वास्तविक संचालन प्रणालियां विकसित करने में मदद कर रहे हैं और कुछ मामलों में यूक्रेन में खुद को साबित करने वाले उन्हीं कम लागत वाले ड्रोन का उपयोग करके वास्तविक अवरोधन में मदद भी कर रहे हैं। जैसे जैसे यह समर्थन स्थापित हो रहा है, शुरुआती नतीजे दिखने लगे हैं। सफल इंटरसेप्शन की रिपोर्टें पहले ही आ चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रमुख स्थल बार बार होने वाले हमलों के बावजूद भी टिके हुए हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य है कि संख्या दसियों हजार तक पहुंचे। सिद्ध प्रदर्शन और बढ़ती आपूर्ति से संतुलन बदल रहा है और ये सब वास्तविक समय में हो रहा है, न कि नियंत्रित या सीमित परीक्षण में। ये सब वास्तविक समय में लगातार दबाव के बीच हो रहा है, इसलिए हर इंटरसेप्शन महत्वपूर्ण है। हर गिराया गया ड्रोन व्यवधान की संभावना कम करता है और हर कम लागत वाली रक्षा उस चीज को रोक देती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कहीं ज्यादा महंगा चेन रिएक्शन बन सकती थी। अब एक कदम पीछे हटिए, क्योंकि यहीं से पूरी तस्वीर सच में साफ होने लगती है। यूक्रेन अब केवल मदद मांगने वाला देश नहीं है, ये अब एक ऐसा देश बन गया है जो मदद देता है, और जो ये दे रहा है वो सिर्फ हार्डवेयर से कहीं आगे है। यह अनुभव निर्यात हो रहा है जो लगातार दबाव और तेज अनुकूलन से मिलता है। यह अहम है क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ सिद्धांत में नहीं बन रहे, इन्हें हर रात असली खतरों के खिलाफ परखा जा रहा है। इनके पीछे की रणनीतियां किसी क्लासरूम में नहीं लिखी गई थीं, ये जंग के मैदान में बनी, वास्तविक समय में बदली गई और जरूरत पड़ने पर साबित हुई। यूक्रेन अब साझेदार के रूप में अहम हो गया है, खासकर उन देशों के लिए जो ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे ये समझ में आ रहा है, मांग बढ़ रही है और कई देश इस कमी को देख रहे हैं। पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियां अब तेज व सस्ते ड्रोन झुंडों के खिलाफ काफी नहीं है। जरूरत ऐसी प्रणाली की है जिसे तेजी से बड़े पैमाने पर तैनात किया जा सके, जो किफायती रहे और इन हमलों की रफ्तार के साथ चल सके। जो चीज यूक्रेन के लिए जिंदा रहने का एक तरीका थी, वो अब एक पूरी इंडस्ट्री में बदल रही है और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, ये सिर्फ ड्रोन बनाने से कहीं ज्यादा कर रही है। ये तय करता है कि देश रक्षा कैसे सोचते हैं, भविष्य के संघर्षों के लिए कैसे तैयारी करते हैं और दबाव बढ़ने पर किसकी ओर जाते हैं। जहां तक ईरान, रूस और उन सभी देशों की बात है जो शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए उनका खेल खत्म हो गया है। झुंड का फायदा खत्म हो गया है, लागत का फायदा भी खत्म हो गया है और आश्चर्य का तत्व भी अब बेअसर हो गया है। ईरान अब भी खुद को ढाल सकता है। वे तेज ड्रोन बना सकते हैं, सिग्नलों को जाम करने की कोशिश कर सकते हैं या मार्गदर्शन सुधार सकते हैं, लेकिन हर सुधार लागत बढ़ाता है और सिस्टम और भी जटिल हो जाता है। यही उसकी कीमत है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने सस्ते ड्रोन झुंडों पर अपनी रणनीति खड़ी की, जिसने पारंपरिक महंगी रक्षा प्रणालियों को पछाड़ दिया। यूक्रेन ने लगातार दबाव में कुछ और सरल, तेज और बहुत सस्ता जवाब दिया, यानी बुलेट। ये समाधान अब यूक्रेन की सीमाओं से बाहर भी तैनात थे, जो वास्तविक समय में महत्वपूर्ण
वैश्विक ऊर्जा मार्गों की रक्षा कर रहा है। ड्रोन युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। युद्ध हमेशा बड़े बजट से नहीं बल्कि बेहतर आर्थिक समझ से जीते जाते हैं। अब यह संतुलन बदल रहा है। यूक्रेनी युद्ध क्षेत्रों में मजबूरी में शुरू हुआ कदम अब वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। पहली बार ईरान के सस्ते ड्रोन युद्ध को उसी के ही खेल में मात दी जा रही है।